अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने पल्मोनोलॉजी का जो शॉर्ट केस होता है उसके अंदर हमने डायग्नोसिस की तरफ कैसे अप्रोच करना है। पल्मोनोलॉजी के मेथड्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है कि आपने ऐसे पेशेंट को अप्रोच कैसे करना है, उसकी इंस्पेक्शन क्या होगी, पल्पेशन, परकशन, स्कल्टेशन और सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया है। और उसके मेथड मैंने पेशेंट पे परफॉर्म करके दिखाए हैं, आप वो वीडियो देख लें। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने एक पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे बनाना है, जिस पेशेंट के अंदर हमें कमांड मिली है कि हमने उसमें पल्मोनरी सिस्टम और रेलेवेंट का एग्जामिनेशन करना है। सो डेफिनेटली उस केस में हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने उसके जो है उसका जो पल्मोनरी सिस्टम है उसका एग्जामिनेशन करना है और उसकी फाइंडिंग को हमने लोकलाइज करना है कि पेशेंट को क्या मसला है। पेशेंट को क्या हो सकता है, पेशेंट को डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लाइक पेशेंट को कंसोलिडेशन हो सकती है, पेशेंट को जो है वो फ्यूजन हो सकती है, पेशेंट का जो है वो लंग कोलैप्स हो सकता है, या पेशेंट के अंदर जो है बायोलेटरल जो है निमोनिक या बायोलेटरल क्रैपिटेशंस हो सकती हैं। सो यही फाइंडिंग है जो आपको चेस्ट स्कल्टेशन पे मिल सकती हैं। डेफिनेटली जब आपके अंदर ये फाइंडिंग मिल जाएंगी तो एग्जामिनर आपसे सिर्फ इन्हीं पे इक्तफा नहीं करेगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, बेटा आपके जो पेशेंट है इसके आपने अंदर बोल तो दिया है कि इसको कंसोलिडेशन है अपने एग्जामिनेशन के साथ, तो इसकी इटियोलॉजी क्या है? क्या ये निमोनिया है? क्या ये एक्यूट बैक्टीरियल निमोनिया है? क्या ये ट्यूबरकुलोसिस है? क्या ये ब्रोंकिएक्टेसिस है? अगर ब्रोंकिएक्टेसिस है तो उसकी वजह क्या है? तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट केस के अंदर जो है वो आपको पता करनी है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब तक आप ये पता नहीं करेंगे एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है हमें? जो एग्जामिनेशन के तरीके हैं वो आपने कर लिए, आपने उसकी फाइंडिंग लोकलाइज कर ली, आपने बता दिया कि भाई मेरे पेशेंट को जो है वो राइट लंग की कंसोलिडेशन है। सो अब नेक्स्ट चलना है आपने, और एग्जामिनर नेक्स्ट आपसे एक्सपेक्ट करता है और उसकी बेस पे ही आपको पास करेगा। तो उसके लिए आपको जो है वो रेलिवेंट एग्जामिनेशन की जरूरत होती है। मैं बताता हूँ कि आपने इंपॉर्टेंट रेलिवेंट क्या देखना है पेशेंट का, जिसकी बेस पे आप ये सारे उसके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं कि भाई मेरे पेशेंट को तो टीबी है, मेरे पेशेंट को तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, मेरे पेशेंट को तो ब्रोंकिक्टेसिस है, मेरा पेशेंट इम्यूनोडेफिशिएंसी का केस है। तो इसके लिए आपको रेलिवेंट एग्जामिनेशन की जरूरत है। अब रेलिवेंट एग्जामिनेशन आपने क्या करना है, उसके लिए आपको उसकी चाहिए एंथ्रोपोमेट्री, यानी आपको उसका चाहिए हाइट एंड वेट। क्यों जरूरी है? अगर आपके पेशेंट की हाइट एंड वेट इफेक्टेड है तो डेफिनेटली ये एक्यूट बैक्टीरियल निमोनिया नहीं है, ये कोई क्रोनिक कंडीशन है। वो कोई मैलन्यूट्रिशन का केस हो सकता है, वो कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी केस हो सकता है, वो कोई ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकती है, वो कोई सिस्टिक टीबी हो सकती है। सो सारे केसेस क्रोनिसिटी की तरफ जा रहे हैं, वो फिर एक्यूट बैक्टीरियल निमोनिया लेस लाइकली होगा। लेकिन दूसरे सिनेरियो में अगर आपके पेशेंट की हाइट एंड वेट बिल्कुल नॉर्मल है तो मोस्ट लाइकली ये एक्यूट बैक्टीरियल निमोनिया से कॉम्प्लिकेशन है, उसकी वजह से कंसोलिडेशन हुई है या फ्यूजन हुई है। ठीक है। इसी तरह सेकंड ये है कि आपने देखना है कि उस पेशेंट के अंदर बीसीजी स्कार है कि नहीं, उसके लिम्फ नोड है कि नहीं। अगर पेशेंट के अंदर बीसीजी स्कार प्रेजेंट है, लिम्फ नोड प्रेजेंट है और बाकी भी कोई फाइंडिंग आपकी क्रोनिसिटी की फाइंडिंग नहीं है तो डेफिनेटली ट्यूबरकुलोसिस फिर बहुत डाउन द लिस्ट आ जाएगा या नॉट इन द लिस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पेशेंट के अंदर बीसीजी स्कार भी नहीं है या उसके लिम्फ नोड पल्पेबल हैं तो डेफिनेटली ट्यूबरकुलोसिस बहुत ऊपर चला जाता है। आपने देखना है कि पेशेंट की जो है वो कोई चेस्ट डिफॉर्मिटी तो नहीं है। चेस्ट डिफॉर्मिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्रोनिसिटी का साइन है। अगर आपके पेशेंट के अंदर कोई क्रोनिक डिजीज है, उसको कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ब्रोंकिक्टेसिस है, तो डेफिनेटली उसके पेशेंट की चेस्ट डिफॉर्मिटी आएगी, उसको पेक्टस एक्सकेवेटम, कैरिनेटम, कोई ना कोई चेस्ट की डिफॉर्मिटी आपको जरूर नजर आएगी। सो अगेन डिफॉर्मिटी आपने जरूर उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसको बताना है, उसको अगर प्रेजेंट है तो बताना है कि प्रेजेंट है, नहीं है तो आपने नेगेटिव उसको करना है। आपने कार्डियक कंसल्टेशन जरूर करनी है। कार्डियक कंसल्टेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि पल्मोनरी जो हाइपरटेंशन है उस पॉइंट से देखना है। आपने देखना है क्या उसकी P2 लाउड है या नहीं है। अगर P2 लाउड है तो डेफिनेटली ये भी क्रोनिसिटी का साइन शो करता है कि उसकी लंग के अंदर कोई फाइब्रोसिस है। तो अगेन सिस्टिक फाइब्रोसिस आपका टॉप के ऊपर आ जाएगा जब उसकी P2 लाउड होगी, जब उसके अंदर पल्मोनरी स्टेनोसिस होगी। आपने देखना है कि पेशेंट के अंदर कोई मेल न्यूट्रिशन के साइंस तो नहीं आ रहे। ठीक है। अगर मेल न्यूट्रिशन के साइन उसके अंदर आ रहे होंगे तो डेफिनेटली ये भी क्रोनिसिटी को शो करता है। पेशेंट के अंदर टीबी हो सकती है, पेशेंट के अंदर इम्यूनोडेफिशिएंसी हो सकती है, पेशेंट के अंदर ब्रोंकिएक्टेसिस आ सकती है, क्योंकि सारी चीजें मेल न्यूट्रिशन की तरफ लीड करती हैं। आपने देखना है पेशेंट के अंदर कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी का साइन तो नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके पेशेंट के अंदर ओरल थ्रश तो नहीं है, पेशेंट के अंदर कोई एक्टिव एब्सेस तो नहीं है, पेशेंट के अंदर कोई ड्रेन्ड एब्सेस का कोई निशान तो आपको नजर नहीं आ रहा, क्या उसके एब्डोमेन में कोई स्कार मार्क तो नहीं है। तो अगर उसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो पेशेंट आपका इम्यूनोडेफिशिएंसी का केस हो सकता है। सो इंपॉर्टेंट जो सीखने वाली बात इस वीडियो की वो ये है कि आपने अपना एग्जामिनेशन करना है, उसमें आपने लेबल करना है कि मेरे पेशेंट को क्या है। मेरे पेशेंट को कंसोलिडेशन है, फ्यूजन है, या कोलैप्स है, या फिर ब्रोंकोनिमोनिक चेंजेस हैं। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि आपने उसी वीडियो के अंदर, उसी एग्जामिनेशन के अंदर आपने ये एस्टेब्लिश करना है कि आपके पेशेंट की इसकी एटियोलॉजी क्या है। क्या ये इसको एक्यूट निमोनिया की वजह से चीजें आ रही हैं? क्या इसको ये टीबी की वजह से मसला हो रहा है? क्या इसको ब्रोंकिक्टेसिस की वजह से मसला हो रहा है? क्या उसको मेल न्यूट्रिशन की वजह से मसला हो रहा है?
क्या ब्रोंकाइटिस है पेशेंट के अंदर, तो उसकी वजह क्या है, क्या उसको उसको जो है वो कार्टाजिनस सिंड्रोम है अगर उसका डेक्स्ट्रोकार्डिया था, क्या उसको जो है वो इम्यूनो डिफिशियंसी है अगर उसका ओरल थ्रश है, उसके रिकरेंट एब्सेस आपको क्लिनिकली मिलते हैं, शॉर्ट केस के अंदर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। सो ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है, और जब आप ये चीज़ें करेंगे और एग्जामिनर को बताएंगे तो डेफिनेटली फिर एग्जामिनर के लिए कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि वो आपको पास करे। थैंक यू।